नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं रायपुर से NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा शर्मा, जो कि महिलाओं से जुड़ी बीमारियों और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में यहाँ पर जानकारी साझा करेंगी। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और जो सवाल हों डॉक्टर मनीषा से आप पूछ भी सकते हैं। डॉक्टर मनीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ये जो मौसम है, जो बदलाव का मौसम है, जिसको गुलाबी ठंडक भी बोला जाता है कि गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है, इस मौसम में अपनी सेहत का ध्यान महिलाएं कैसे रखें? देखो, अभी विंटर मौसम की शुरुआत हो गई है। वायरल इन्फेक्शंस भी अभी जैसे कोविड-19 पूरी तरह से हमारे देश से गया नहीं है, तो महिलाओं को गर्म पानी पीते रहना चाहिए। और उन लोगों में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी रहती है, तो अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली क्योंकि वो अपनी फैमिली का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो अंत में उनका ध्यान कौन रखेगा? तो अपना ही न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे वो, और प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइजेज, ये सब से वो अपना अच्छा रूटीन गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स करें, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य जी। एक चीज़ और, जैसे दिनचर्या भी बहुत ज़्यादा आपने जिक्र किया यहाँ पर कि पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद का ख्याल वो कैसे रखें? तो अपनी दिनचर्या में किन चीज़ों को शामिल किया जाए? खान पान किस तरीके का हो, दिनचर्या कैसे बदलाव किया जाए और दिनचर्या में क्या चीज़ें शामिल की जाएँ खुद के लिए समय निकाल कर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिन के 2 घंटे या रात के 8 घंटे की प्रॉपर अनडिस्टर्ब स्लीप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी जो स्ट्रेस का टाइम चल रहा है उसमें महिलाएं जैसे पूरा घर का काम कर रहे हैं, हाउस हेल्प नहीं मिल पाती है। उसके बाद सुबह उठ के उन्हें कुछ आधे घंटे का खुद के ऊपर समय देना चाहिए, लाइक योगा कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड देन प्रॉपर टाइमिंग में ब्रेकफास्ट हो जाए, लंच हो जाए, डिनर हो जाए। साथ साथ में जो नॉर्मल जो दिनचर्या होता है, जो भी अगर वर्किंग मदर्स है तो उनको तो और एक दिन पहले से अपनी प्लानिंग करनी होती है, ताकि नेक्स्ट डे जो है उनका स्ट्रेसफुल ना जाए। तो मैम, बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनकी शारीरिक तब्दीलियां कुछ होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में वो नोटिस नहीं करती हैं, जानबूझकर नोटिस करना नहीं चाहती हैं। ऐसे कौन से सिम्टम्स से, कौन से लक्षण हैं कि अगर किसी महिला के शरीर में कुछ इस तरीके की तब्दीलियां हो, कुछ बदलाव हो, तो वो डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर के पास जाए? महिलाएं बचपन से लेके जैसे उनके शरीर में जैसे प्यूबर्टी होती है, उसके बाद फिर उनकी शादी होती है, फिर वो प्रेगनेंसी अपना प्लानिंग करते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी, या क्या बोलते हैं, अपना खुद का ध्यान रखना होता है। तो उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं कि पहले वो एक छोटी लड़की है, देन उनकी शादी हुई, उसके बाद फिर वो मेनोपॉजल बन जाते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल हो जाते हैं। तो कुछ कुछ जो होते हैं, स्पेशली जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा डेथ का जो कारण है वो है कैंसर। तो हमें कैंसर से बचना बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर हमें कुछ लक्षण देता है तो समय से अगर हम उस लक्षण को पकड़ लेंगे तो कैंसर से हमें क्या बोलते हैं, अर्ली डिटेक्शन इज़ द सक्सेस टू क्योर। तो जैसे कि समय कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सफ़ेद पानी जाना, या उनको अगर बुखार हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, या अत्यधिक ब्लीडिंग हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सारे लक्षण होते हैं गर्भाशय कैंसर का। तो उनको तुरंत अपने महिला डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सारे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने ही खुद का सेल्फ ट्रीटमेंट करने से बचना चाहिए। हाँ, सेल्फ ट्रीटमेंट जो आपने कहा यहाँ पर, उससे बचना चाहिए। अच्छा, मौसमी फल किस तरीके से अपने खान पान में शामिल किया जाए? इसके अलावा खाने में किन चीज़ों को शामिल किया जाए यहाँ पर स्पेशली, ताकि शरीर में जो कमियाँ हैं, ख़ासतौर पर आयरन की है, विटामिन डी की है, ये किस तरीके से इसकी भरपाई हो सकती है? डॉक्टर मनीषा, क्या अब तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया। बता दें कि अत्यधिक बीमार या कमज़ोर महसूस करना भी एक तरीके से यहाँ पर कई
रोगों की वजह हो सकता है, लक्षण हो सकता है। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी, तो महिलाएं ये जो लक्षण हैं इनको कभी भी नज़रअंदाज न करें। वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो अगर, तो तमाम तरह के ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो इसका बिल्कुल भी यहाँ पर नज़रअंदाज न करें। डॉक्टर मनीषा शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, ये चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि खान पान में किन चीज़ों को शामिल किया जाए, जैसे शरीर में आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, उनकी भरपाई हो सके। हर रोज़ आपकी थाली में क्या होना चाहिए, खासतौर पर महिलाओं की अगर आप बात करें तो? जैसे अगर हम एक थाली लेते हैं तो उसमें 50% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 25 से 30% प्रोटीन होना चाहिए एंड देन 10% फैट होना चाहिए। तो साथ में इसमें हमको विटामिन्स भी शामिल करने हैं, जो कि इन सैलेड जो रहते हैं वो गुड सोर्सेज होते हैं, जैसे गाजर हो गया। तो सीजनल लोकल फ्रूट्स लेंगे, सैलेड्स लेंगे तो विटामिन्स मिनरल्स शरीर का अच्छा रहेगा। साथ में उनको दूध लेना चाहिए। आयरन की अगर कमी है तो आयरन रिच फूड्स जैसे कि पालक बहुत अच्छा होता है, खजूर होता है, डेट्स होता है, चना हो गया, मूंग हो गया, एंड देन रोज़ का एक एप्पल खा सकते हैं। और फाइबर, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो रोज़ का एक बनाना ले सकते हैं। और दूध भी पीना चाहिए क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम की बहुत कमी रहती है, और जो रिकमेंडेड डोज है जैसे 1 ग्राम पर डे तो लेना ही है कैल्शियम। प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है, कैल्शियम टैबलेट्स देने पड़ते हैं। तो और प्रॉपर दिन का 1.5 से 2 लीटर का पानी पीना चाहिए। 1.5 से 2 लीटर का पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो मुझे लगता है कि महिलाओं, पुरुषों या फिर बच्चों की भी अगर बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक चीज़ और है, एक जैसे आपने कैंसर का यहाँ पर जिक्र किया, तो ब्रेस्ट कैंसर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, और इसके भी जो सिम्टम्स हैं इसके बारे में भी महिलाओं को अगर पता चलता भी है तो वो नज़रअंदाज करती रहती हैं बहुत दिनों तक, जब तक एकदम बीमारी बढ़ नहीं जाती है। तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है और इसकी बड़ी वजह क्या होती है? ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारी महिलाओं में अनडायग्नोज चला जाता है, और बाय द टाइम जब उन्हें पता लगता है वो ऑलरेडी मेटास्टेसिस, मतलब शरीर में उसका फैलाव हो जाता है। लाइक कुछ जो सेल्स हैं वो ब्रेन में चले जाते हैं, लिवर में चले जाते हैं, बोन्स में चले जाते हैं। तो इनके लक्षण क्या होते हैं? अगर उन महिलाओं को अपना खुद का ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए विद द पाम ऑफ द हैंड। तो अगर उन्हें कुछ रबर जैसा मास फील होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि बहुत इजीली हो जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इन्वेजिव भी नहीं होते, जैसे सोनोग्राफी होता है, फाइब्रोस्कैन होता है, डिजिटल एक्सरे होता है जिसको मेमोग्राफी बोलते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं, और आपको अपने तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से या कैंसर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। अगर उनको कुछ लगेगा डाउट कि भाई रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव है तो वो फर्दर उसका बायोप्सी करते हैं या एफएनएसी करते हैं, जिससे वो प्रूफ करना पड़ता है कि वो कैंसर है या सिंपल एक नॉर्मल ट्यूमर है। ट्यूमर और कैंसर बिल्कुल अलग होते हैं। तो अगर कैंसर है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो प्रॉपर रूटीन चेकअप्स, स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली क्या होता है कि 30 साल से लेके हर साल एक एनुअल मैमोग्राफी या सोनोग्राफी वो करवा सकते हैं। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि इजीली हम अपने एनुअल हेल्थ चेकअप में इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर सिम्टम्स आपको नहीं भी पता चल रहे हैं तब भी आप ये करवा सकते हैं, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी। और कैंसर के जैसे सिम्टम्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की स्किन जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, सडनली जो मास है वो बहुत बड़े साइज का हो जाता है, या उसमें से वाइट डिस्चार्ज या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है। जो स्किन है वो फिक्स हो जाती है, जैसे ऑरेंज का छिलका होता है उसके जैसा उसका लुक हो जाता है। और ब्रेस्ट का जो साइज है उसमें भी एसिमेट्री आ जाती है, लोड्स जो होते हैं बगल के जो गिठान होते हैं वो सारे एनलार्ज हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल सर। मैम, एक और यहाँ पर परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा ये महिलाओं में, लड़कियों में, बच्चों में ये पाई जाती है, खून की जो कमी कहा जाता है, एनीमिक होती हैं बहुत सी महिलाएं। इसकी बड़ी वजह क्या रहती है और किस चीज़ की कमी से ये रहता है, और कैसे फिर इससे पार पाया जाए? क्या चीज़ें शामिल की जाएँ खान पान में? फिर वही मेरी बात। ये सब चीज़ें बचपन से ही शुरुआत होती हैं। यंग लड़कियों का ही अगर हम न्यूट्रिशन अच्छा करें
तो उनको अनीमिया, वो अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत अनीमिया से नहीं करेंगे। तो हमें बचपन से ही लड़कियों को अच्छे पोषक तत्व खिलाने चाहिए, जैसे आयरन रिच फूड मैंने आपको बताया, पालक हो गया, खजूर हो गया, डेट्स हो गया, मूंग हो गया, चना, तो ये सब लोकली अवेलेबल चीप फूड्स हैं। एप्पल हो गया रोज का, अनार हो गया, तो ये सब चीज़ों में काफ़ी आयरन होता है। ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं विंटर सीजन में, तो वो सारे जो हैं अनीमिया से हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। और अगर किसी को अनीमिया है तो उनका डिवर्मिंग करा सकते हैं छोटे बच्चों में, हम उनको आयरन के टैबलेट्स भी दे सकते हैं, या सिरप भी आता है वो भी दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि फिर महिला प्रेग्नेंट होगी, प्रेगनेंसी की शुरुआत अगर उसने अनीमिया से किया है तो प्रेगनेंसी में उनका हीमोग्लोबिन और ज़्यादा कम हो जाता है, तो हमें फर्दर आयरन सप्लीमेंटेशन करना होता है। देन आपको पता ही है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो गई तो वो और ज़्यादा अनीमिक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें को हम कट डाउन कर सकते हैं अगर हमारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहेगा और प्रॉपर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर के संपर्क में रहें। प्रेगनेंसी से जुड़े भी कई अहम सवाल यहाँ पर रहते हैं महिलाओं के, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं करियर ओरिएंटेड हैं, और यही वजह है कि प्रेगनेंसी बहुत देर में ये लोग प्लान भी अब कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी किस बात की रखनी चाहिए, और किसी बड़ी उम्र में अगर प्रेगनेंसी यहाँ पर है तो उसमें फिर अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए? आजकल जो है कैरियर ओरिएंटेड हो गई है लड़कियां, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वो अपनी प्रेगनेंसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो प्रॉपर अच्छा जो उम्र होता है प्रेगनेंसी का, यूजुअली ये कहते हैं कि 20 साल से लेके 34 साल की उम्र में अपनी प्रेगनेंसी या फैमिली प्लानिंग या जो फैमिली की जो लाइफ होती है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, बिकॉज वो उस टाइम पे यंग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो उनको प्रेगनेंसी ईजिली वो अपना स्मूथली कैरी ऑन कर सकते हैं। पर आजकल कैरियर की वजह से थोड़ा डिलेड कंसेप्शन हो रहा है और उन डिलेड प्लानिंग कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी महिलाओं में ये भी देखा गया है कि इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं कि मैडम हमारी शादी हुई है, हमारी एज 35 ईयर्स की मैरिड, मतलब 35 ईयर्स में उन्होंने शादी करी, तो अब जो है वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं कि हमारा अगर स्पेशली उनका अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ है या हैवी ब्लीडिंग हो रही है। और आजकल पीसीओडी भी हमने देखा है कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, बिकॉज कि जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, मोबाइल पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमारा जो नॉर्मल रेगुलर लाइफ साइकिल है या डिसिप्लिन है वो कहीं उससे हट जाते हैं। तो ये सारे दिक्कत परेशानियां हो रही है, जिसकी वजह से आगे उनको इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो प्रॉपर अगर टाइमिंग से प्लानिंग करें तो उनके लिए प्रेगनेंसी अच्छे से हो पाएगी। बिल्कुल। एक चीज़ और, जैसे अपनी सेहत का ख्याल रखते रखते, ख़ास तौर पे अगर प्रेगनेंसी के वक्त महिलाएं हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखते रखते कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और डॉक्टर से अगर समय समय पर सलाह ना लिया जाए तो बात यहाँ पर बिगड़ती भी है। तो आम जो दिनचर्या है एक प्रेग्नेंट लेडी की, वो किस तरीके से अगर मंथ वाइज हम यहाँ पर बांटें तो किस तरीके से रखा जा सकता है? प्रेगनेंसी की शुरुआत एक्चुअली प्री प्रेगनेंसी से ही हो जानी चाहिए। लाइक पहले अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो डॉक्टर से मिल सकते हैं। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलिंग में हमें ये बताया जाता है कि मान लो महिला को पहले से ही कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, लाइक डायबिटीज़ है या थायराइड का प्रॉब्लम है या कुछ और मेडिकल दवाइयाँ खा रही है, मान लो झटके की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को या उस सारी कंडीशंस को हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। कि अगर मान लो, क्योंकि हम प्रेगनेंसी को 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है तो 3 तिमाही में बांटते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बच्चे का पोर्शन या अंग बन रहा होता है, तो बहुत सारी दवाइयाँ हमें संभाल के खानी होती हैं, क्योंकि कभी कभी उसमें टेराटोजेनिक इफेक्ट्स भी होते हैं, बच्चों में बनावटी खराबियाँ आ सकती हैं। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो अगर वो प्रेगनेंसी के पहले ही जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो आपको काउंसलिंग कर सकेंगे। और जैसे मान लो डायबिटीज़ है, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उसमें एनॉमलीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे में। तो अगर हमने HbA1c अगर कंट्रोल कर लिया, शुगर का वैल्यू कंट्रोल कर लिया, लेस देन अगर 100 है या 120 mg% है, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। प्रेगनेंसी की शुरुआत में बच्चे में कुछ बनावटी खराबी नहीं आएगी, एनॉमलीज नहीं आएगी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बेसिकली वो एक ही बार चेकअप में आए, उनका ब्लड टेस्ट हो जाता है और एक स्क्रीनिंग्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग होती है, ट्रिपल मार्कर, डबल मार्कर टेस्ट होता है, एक सोनोग्राफी कराई जाती है। पहले प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है कि बच्चे का धड़कन, बच्चे की हार्ट रेट, वो सब ठीक है ना, और उनको
कुछ दवाइयाँ दिया जाती हैं। स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिलाओं को एक ही प्रॉब्लम होती है, जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग, तो वो इसी से परेशान रहते हैं, उसकी वजह से उनका वेट गेन भी नहीं होता अच्छा। तो ये सारे मेडिकेशन से वो ठीक हो सकती है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर आ गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी उनको एक बनावट, जब बच्चे का पूरा अंग बन जाता है 5वें महीने में, तो बनावटी खराबी है कि नहीं है, प्रॉपर एक एनॉमलस स्कैन होता है जिसको हमें लेवल 3 स्कैन बोलते हैं, तो वो करा सकते हैं। एंड देन आयरन कैल्शियम की शुरुआत होती है, उनका टीकाकरण होता है, उनको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, वजन देखा जाता है, बीपी देखा जाता है, प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो वो सब आपके जो डॉक्टर है वो चेक करके बताएंगे आपको। एंड लास्ट का ट्राइमेस्टर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत हैवी फील करने लग जाते हैं, वेट गेन हो जाता है। अच्छा, कुछ मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे ब्लड प्रेशर किसी किसी का हाई हो जाता है, अचानक से पैरों में सूजन हो जाता है, तो वो सोनोग्राफी में अगर मान लो कुछ एबनॉर्मल डॉपलर आ जाता है तो वो बड़ा रिस्की हो जाता है उनके लिए प्रेगनेंसी। तो इसीलिए 7वें महीने तक तो हर महीने चेकअप में जाना चाहिए, उसके बाद हर 15 दिन में जाते हैं, और 90वें महीने से तो उनको वीकली चेकअप्स में जाना चाहिए। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम है उनकी जल्दी पकड़ में आएगी। बिल्कुल। एक चीज़ और मैम आपसे समझना चाहेंगे, योगा कितना ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और क्या ये डॉक्टरी सलाह इसके लिए भी ज़रूरी होगी? बिल्कुल, हम योगा को हमेशा एनकरेज करते हैं कि आपको योगा करना चाहिए। एक तो क्या है कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में वो आपका स्ट्रेस भी रिलीव करता है। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि ऐसे नतीजे तो देखने को, स्टडी करने को भी मिला है कि ब्लड प्रेशर जो रहता है वो सब में भी थोड़ा सा फ़ायदा होता है। अगर हम योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें तो वो सारा जो प्रॉपर जो कंडीशन होता है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। डायबिटीज़ के लिए भी जैसे योगा एक्सरसाइजेस काफ़ी अच्छे होते हैं डायबिटिक मदर्स के लिए, तो उससे उनका शुगर कंट्रोल में आता है, तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा तो पहुंचाता ही है। और लास्ट के ट्राइमेस्टर में मान लो अगर वो योगा से एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ, तो उनका नॉर्मल के चांसेस शायद थोड़े बढ़ जाते हैं रिलेटिवली। बिल्कुल, इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि ये कोविड का टाइम था और कोविड में भी बहुत सी महिलाएं आपके पास आई होंगी इलाज के लिए, वैक्सीनेशन यहाँ पर करवाया जा रहा है, तो अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं कोई, तो उनको वैक्सीनेशन उनका करवाया जा सकता है, क्या उनके लिए सेफ ये माना जा रहा है? जब कोविड पहली बार 2019 में आया था तब तो कोई स्टडीज़ नहीं थी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था कि भाई वैक्सीनेशन करना है कि नहीं करना है। पर अभी जो है रिसेंट गाइडलाइंस आ गए हैं, WHO ने भी बोल दिया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि हमें प्रेग्नेंट महिलाओं को एनकरेज करना चाहिए कि वो वैक्सीन लगा लें, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी हमेशा डाउन हो जाती है तो कुछ भी वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ही सिवियर या उग्र रूप में बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीन का इफेक्ट आते आते भी 20 दिन लगते हैं, तो फर्स्ट डोज अगर हमने लगाया तो उसका इफेक्ट 1 महीने बाद ही आता है। तो डेफिनेटली हम तो अपने सारे प्रेग्नेंट महिलाओं को हम एंकरेज करते हैं कि आप कोविड का वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो है कोविड के मान लो निमोनिया हो गया या कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा जान का खतरा हो जाता है उनको। बिल्कुल, तो कोविड का भी खतरा यहाँ हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि कोविड बहुत से महिलाओं को हुआ भी, और उसके बाद जब वो उभर के आई हैं तो उसके बाद फिर और भी यहाँ पर जैसे वायरल जो चल रहा है इस वक्त, वायरल के दौर में किस तरीके से वो अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि वायरल भी जानलेवा बहुत सी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी हो रहा है, और डेंगू का भी इस वक्त बीमारी डेंगू से भी बढ़ रही है, वो भी एक गंभीरता की ओर इशारा कर रही है। राइट, अभी जो है मॉनसून सीजन के बाद में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रायपुर शहर में क्या पूरे इंडिया में बढ़ गया है। तो डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो जाती है, तो खून जमने का वो एक पदार्थ होता है। तो अगर एक क्रिटिकल लेवल से, जैसे 50,000 से या 15-20 हज़ार से कम हो जाता है लेवल, तो महिलाओं में स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर वो महिला उस टाइम पे प्रेग्नेंट है तब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। मान लो डिलीवरी का टाइम है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उसमें उनको बहुत सारे ब्लड ट्रांसफ्यूशंस लगते हैं। बेसिकली डेंगू में हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही बहुत देना पड़ता है, और उसके जो भी रिजल्ट्स है या जो भी है पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हफ्ते 10 दिन में पता लगता है कि भाई पेशेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं डिजीज़ में या उनका सिम्टम्स कंट्रोल हो गया है।
तो वायरल का मौसम तो चल ही रहा है। एक तो मच्छर से बचना बहुत ज़रूरी है, तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का उपयोग करना चाहिए घरों में, और अपने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके रखिए ताकि मच्छरों का वो ना हो, आसपास गंदा पानी जमा ना होने दें। तो डेंगू के मच्छर जो होते हैं साफ़ पानी में पनपते हैं, जैसे कूलर का हो गया या फिर गमले में जमा हुआ पानी हो गया, वहाँ पनपते हैं। तो वहाँ ऐसी जगह पे पानी इकट्ठा ना होने दें, तो आप अपनी फैमिली को पूरा सुरक्षित रख पाएंगे। तो और वायरल फीवर से बचने के लिए उन्हें गर्म पानी लेना चाहिए। गर्म पानी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो अच्छा रहेगा। नॉर्मल समय में भी और कोविड के टाइम में भी गर्म पानी की लोगों को आदत पड़ी, और आज तक ये पड़ी हुई है आदत। तो गर्म पानी कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, अगर आपका गला नहीं भी खराब है फिर भी गर्म पानी आप ले रहे हैं, वायरल से अगर बचना है तब भी आप गर्म पानी ले रहे हैं, तो कितना फायदेमंद होता है। एक बार उसके फायदे भी मैं चाहता हूं कि आप गिनवाइए, ताकि जो महिला दर्शक सुन रही हैं वो गर्म पानी पीना शुरू कर दें अगर आज तक नहीं पी रही तो। हल्का कुनकुना गर्म पानी हमेशा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि जब हम एक बार उसको पीते हैं तो हमारे भी गले में जो जाम रहता है या अगर नेज़ल कंजेशन रहता है तो वो क्लियर हो जाता है, हमारे नॉस्ट्रिल्स क्लियर हो जाते हैं। गर्म पानी पीने से क्या होता है कि बॉडी में गर्मी आ जाती है, तो वायरल और कोल्ड कैच करने के जो वो होते हैं चांसेस वो कम हो जाते हैं। एंड देन दूसरा और भी बड़ा कारण ये है कि अगर हम गर्म पानी पियेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से भी बचे रहेंगे। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, बल्कि ये वेट लॉस पे भी बोलते हैं कि मदद करता है। बिल्कुल, वेट लॉस में भी मदद करता है। अचानक प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी हो जाता है उसके बाद महिलाएं अचानक वेट गेन करने लगती हैं, तो उसके बाद वो किस तरीके से अपना वेट कम कर सकती हैं, खान पान के साथ साथ, और दिनचर्या को किस तरीके से बदलाव करके? पोस्ट डिलीवरी तो यूजुअली महिलाओं को हमेशा बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और खुद के ऊपर कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और प्रॉपर उनको रेस्ट मिले। हाँ। तो उस टाइम पे तो हम कभी नहीं बोलते, उनको एडवाइस नहीं करते कि भाई आप अपना वेट लॉस करिए। वेट लॉस अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप शेप में आ जाएंगे अगर वो प्रॉपर बच्चे को अपना माँ का ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। तो नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेस्ट होता है। बाकायदा कि क्या होता है कि टॉप अप फीडिंग देते हैं, कभी कभी दिक्कत आती है, पर यूजुअली महिलाओं को अपना खुद का ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। एंड न्यूट्रिशन में अगर देखा जाए तो उन्हें पूरा हेल्दी जो घर का होम कुक्ड फूड है, फ्रेश फूड है, वही खाना चाहिए। तो उससे जो है वो प्रॉपर, और धीरे धीरे क्या होता है कि तीसरे महीने चौथे महीने जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो जो है एक्सरसाइज अपना शुरू कर सकते हैं। तो वो सब सिंपल वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है। मॉडरेट वॉकिंग करिए सुबह शाम आधे घंटे के लिए, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो वेट लॉस में उनकी कहीं ना कहीं मदद हो ही जाती है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं जो महिला दर्शक हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी होंगी उनको बहुत सी यहाँ पर उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी। तो अपने दिनचर्या में उन चीज़ों को शामिल करें जो यहाँ पर डॉक्टर मनीषा शर्मा ने जो चीज़ें यहाँ पर साझा की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आज सेहतनामा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।